ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो, hybridization cannot explain जो मैं बोलता हूं समझ में आता है ना? मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है। hybridization cannot explain ज्योमेट्री ऑफ डेड कंपाउंड which central atom contain lone pair। सिंपल सा इसका ड्रॉबैक है, यानी जिस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है उसका ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से हम नहीं निकालते हैं, वो गलत बताता है। क्यों गलत बताता है? क्या होगा अगर लोन पेयर हुआ तो हाइब्रिडेशन क्यों गलत बताता है? ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है। अगर लोन पेयर है तो नया ज्योमेट्री क्या बनेगा? ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, फिर से रिपीट करना है क्या? हाइब्रिडेशन कैनॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ डेड कंपाउंड व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। व्हिच सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर, मतलब उसका ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता है। तो नेक्स्ट थ्योरी है, तुम लोग लिखोगे, मैं पूरा बोल रहा हूं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। वायलेंस, राइट डाउन करो नेक्स्ट टॉपिक, वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी। अच्छा हाँ, ऑक्टाहेड्रल का बताना था ना, पहले याद दिलाना था ना। ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री बताना था ना कैसा होता है, तो पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। मूल कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाया जाएगा श्री गुरु। पहले इसको हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं। अब देखो ज्योमेट्री, पहला चीज ये तो है कि जब लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे है तो ज्योमेट्री नया बनता है, उसका हाइब्रिडेशन नहीं बता पाता है। इसका मतलब ये है कि वो ज्योमेट्री लोन पेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक नया ज्योमेट्री बनता है। तो लोन पेयर जो है ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय क्यों कर देता है? उसका रीजन ये है कि जब लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के पास है तो लोन पेयर को रहने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। जैसे तुम साइज लिखे थे ना, sp का साइज कम होता है, sp2 का ज्यादा होता है, तो उसी तरह से लोन पेयर को रहने के लिए सेंट्रल एटम के पास ज्यादा स्पेस है। जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूं, वाटर ही ले लो। अब वाटर जब यहाँ रहता है तो यहाँ दो लोन पेयर है, तो इसको रहने के लिए यहाँ पर स्पेस ज्यादा चाहिए। ज्यादा स्पेस होने की वजह से ये इधर रिपल्सन करता है। जब रिपल्सन करता है तो ये बॉन्ड यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर ऐसे ये बॉन्ड है तो ये जब ऊपर से रिपल्सन करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है, नया स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो कुछ ये अब ऐसे स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बनाने लगेगा। जिससे अगर लाइव एग्जांपल हम दे तो मान लो बस या ट्रेन में मान लो तुम जर्नी कर रहे हो और सब सीट एक 3 सीटर है जिसपे तुम बैठे हुए हो, या 4 व्हीलर में जा रहे हो, पीछे बैठे हुए 4 लोग बैठना है,
और उसमें एक आदमी ऐसा बैठ गया, समझ में आया ना कैसा बैठ गया? मान लो एक बहुत ज्यादा मोटा आदमी बैठ गया, तो 4 के बदले अब कितना बैठना पड़ेगा? 3 बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। और उसमें भी 3 जो बैठेगा उसमें भी उसको प्रॉब्लम होगी, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसीलिए 4 के बदले अब 3 बैठना हो गया। और वो भी जब बैठेगा तो जो 3 का बैठने का होगा वो जो बाकी 2 बैठे होंगे वो बिल्कुल उनका बैठने का वो आराम से नहीं बैठ पाए होंगे। या मान लो तुम बस में जा रहे हो, खड़े हो, चेयर वहां बैठे नहीं हो, और बीच में एक बहुत ज्यादा मोटा आदमी आ गया, यहाँ पे ये लाइन में सब खड़े हैं और एक बहुत ज्यादा मोटा आदमी आ गया, तो ये स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? इसको डिस्ट्रॉय करेगा ये, ठीक है। इसको आराम से ये खड़े नहीं होने देगा, क्योंकि इसको खड़े होने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, रिपल्सन क्रिएट कर देगा, इसको स्पेस ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए लोन पेयर के साथ ऐसा ही होता है, सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर होता है तो उसको रहने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, ठीक है। और ये रिपल्सन भी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो स्पेस भी ज्यादा चाहिए और रिपल्सन, अगर स्पेस ज्यादा चाहिए तो रिपल्सन बाय डिफॉल्ट होगा उसमें। तो इसके वजह से उसका ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है और नया ज्योमेट्री बनता है, और बॉन्ड एंगल में भी कमी आती है। तो बॉन्ड एंगल के बारे में तो हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू लोन पेयर it will be occupied more space and it will create lone pair, sorry, it will be create repulsion. That's why its geometry and bond angle will destroy. एक नया ज्योमेट्री बनता है और एक नया बॉन्ड एंगल बनता है। तो बॉन्ड एंगल के बारे में हम सेपरेट बात करेंगे, ठीक है। तो पहले वेस्पर थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी को नया थ्योरी नहीं बन के आया, वेस्पर थ्योरी बस ज्योमेट्री को और बॉन्ड एंगल को बताएगा जिस मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास। तो उसका रीजन समझ में आ गया, क्यों इसका ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर को रहने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए और वो लोन पेयर में रिपल्सन होता है, ठीक है। अब रिपल्सन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, ठीक है। अगर मान लो केवल एक ही लोन पेयर है, जैसे मान लो एक हम कंपाउंड ले लेते हैं एस, मान लो O2 है, ठीक है, एक ही लोन पेयर है, तो इसको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये मत सोचना कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो ये लोन पेयर में और ये बॉन्ड पेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, इनमें भी रिपल्सन होता है, ठीक है। अगर केवल मान लो केवल लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो इनमें भी तो रिपल्सन होगा, हाँ इनमें भी रिपल्सन होता है। बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, इनमें भी रिपल्सन होता है, लेकिन ये रिपल्सन इतना मिनिमाइज होता है कि एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं और उतना ज्यादा मोटा आदमी नहीं आया कि उसमें हमारे बीच में कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो रिपल्सन तो थोड़ा हुआ 4 बैठने से, लेकिन बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हैं, ऐसा हुआ है। तो इसीलिए अगर सिस्टम के पास लोन पेयर है नहीं है, तो वहां बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन तो होगा, लेकिन वो रिपल्सन इतना कम होगा कि हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और वहां ये हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय यहां होगा, चाहे एक लोन पेयर हो चाहे 2 लोन पेयर हो, दोनों ही केस में स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, बात रहा कि यहाँ ज्यादा किसके बीच में, अब जैसे यहाँ लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, देखने से भी लगेगा
कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों ज्यादा स्पेस, अब दो दो मोटा आदमी आ जाए बैठने तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और उसके बाद कहाँ होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्सन कहाँ होगा, ये रिपल्सन नहीं के बराबर होता है, मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, हम मैनेज कर सकते हैं, डिफॉर्म उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो इसमें हमें दो तीन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हाइब्रिडेशन में ड्रॉबैक क्या है। सिंपल सा बात है, एक बार समराइज कर दे रहा हूं मैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जिस सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर होता है वो उसके ज्योमेट्री को और बॉन्ड एंगल को नहीं बता पाता था। तो बात रहा क्यों नहीं बता पाता था, तो भेस्पर ने उसका रीजन बताया कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है और वो रिपल्सन क्रिएट करता है, जिसके वजह से वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर। अब बात रहा कि रिपल्सन कहाँ कहाँ होगा, तो भेस्पर ने बताया कि रिपल्सन ज्यादा यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, सबसे कम यहाँ होगा। इसीलिए सिस्टम के पास अगर लोन पेयर नहीं होता है तो ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन अगर लोन पेयर रहा एक भी तो ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात रहा ये कि डिस्ट्रॉय होने के बाद नया ज्योमेट्री क्या बनता है, न्यू ज्योमेट्री कौन सा फॉर्म होता है वो हमें पढ़ना है, तो डिटेल से हम पढ़ेंगे। इससे पहले तुम ये बात लिखो कि अकॉर्डिंग टू भेस्पर थ्योरी, according to Vesper theory, according to Vesper theory, if lone pair is available on central atom, if lone pair is available on central atom, lone pair is available on central atom, it occupy more space, it occupy more space and create repulsion, and create repulsion. That's why geometry of compound will destroy. That's why geometry of compound will destroy. इसीलिए ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है और बॉन्ड एंगल तो चेंज ही हो जाएगा। जब ज्योमेट्री बदलेगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे लिख लेना लोन पेयर रिपल्सन। एनीट में क्वेश्चन आया हुआ है और एनसीईआरटी में देखो तो क्लियर पहला ही लाइन यही लिखा रहता है, लोन पेयर रिपल्सन। यहां लिख लेना रिपल्सन, रिपल्सन। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड पेयर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बना होता है, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। रिपल्सन का वजह इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर को रहने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए। तो लोन पेयर एक मोटा आदमी की तरह है जो नहीं, हाइड्रोजन पास नहीं, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर का बस है। दो वो वाला रिपल्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आए, वो रिपल्सन के बारे में बात खत्म हो गया है। वो तो जब दो एटम जब पास आते थे तो वो अलग टाइप का रिपल्सन था कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन कर रहा है। यहाँ पर रिपल्सन इनके बीच में क्रिएट किया जा रहा है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का है, इसको बीच में नहीं लाया जा रहा है। तुम वो जो रिपल्सन बताया था मैंने, इस एटम और इस एटम का रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में बात किया था। यहाँ पर इसके रिपल्सन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर इनके रिपल्सन के बारे में बात किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपस में रिपल्सन होगा। ये इधर से अगर ऐसा लगा रहेगा तो ये रिपल्सन करेगा और ये अपने आप को स्पेस ज्यादा, मान लो दो मोटा आदमी आके बैठ गया तो बैठते समय अपने आप को आराम चाहेगा ना, कि आराम से हम बैठे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो डिस्टर्ब होगा तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगा। तो ये अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो,
उसके लिए इसको जब इधर से एडजस्ट करता है तो ये जब इधर से रिपल्सन करता है तो ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऐसे, तो नया रूप ले लेता है उसका। तो यहाँ पर हम इस रिपल्सन के बारे में बात करें जो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर अवेलेबल है उसके वजह से, ठीक है। एनसीईआरटी अगर लाए हो तो एनसीईआरटी में देखो, नहीं तो वॉल्यूम में एक चार्ट बनाया होगा तुम्हें। अब मैं जो नया ज्योमेट्री बन रहा है जो नया ज्योमेट्री बन रहा है उस ज्योमेट्री को मैं 1 बाय 1 लिखवा रहा हूँ और इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें, तो इसको समझना भी है और ज्योमेट्री भी बनाना है। एक चार्ट बनाया होगा या एनसीईआरटी में एक पेज पर लिखा है वहां भी चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर है, ये वही है, वही देखना। हालांकि इसमें सब थोड़ा सा लोन पेयर ये यहाँ पर है पेज नंबर 50 पर, अगर वॉल्यूम में देखोगे तो 50 पर जो 2 3 4 5 6 है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है ना 2 3 4 5 6 है, बॉक्स में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है। देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। और उस केस में नंबर ऑफ लोन पेयर एलपी लिखा है, लोन पेयर कितना है 0 0। तो ये तो हमने एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया था, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दोनों को एक साथ टेबल बनाया है ये, यानी 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 7 तक क्या है हाइब्रिडाइजेशन का टेबल है जो ऑलरेडी हमने लिखवाया है। अब आफ्टर 6 तुम देखोगे 2 से 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, एक लिखा है ना, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है पेज पर, तो इसको समझना अब जरूरी है। तो हम अब एक एक एग्जाम्पल लेके अब यहाँ पर ज्योमेट्री को हम बताएंगे और फिर लास्ट में वो टेबल हमें लिख लेना होगा, ठीक है, और उसको ध्यान में रखना होगा। तो टेबल डायरेक्ट रटना नहीं है, पहले हम समझते चलते हैं एक एक एग्जाम्पल पे। तो मान लो अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचे, बॉन्ड के बारे में सोचे, तो थोड़ा सा ये सोचो कि हम हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड बनाते थे, 2 बॉन्ड से स्टार्ट करते थे ना, तो 2 बॉन्ड बनाते थे, कोई लोन पेयर था नहीं, जैसे BeCl2 है, तो 2 लोन पेयर के हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp हो जाएगा ना। फिर हमने 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड के लिए sp2, फिर हमने 4 बॉन्ड बनाया, फिर हमने 5 बॉन्ड बनाया, फिर हमने 6 बॉन्ड बनाया, फिर 7 बॉन्ड बनाया, उसमें कोई लोन पेयर हमने नहीं लिया। अब हम वही कॉम्बिनेशन अब बनाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन होगा, अब यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन ये होगा, अब ये नहीं कि एक बॉन्ड और एक लोन पेयर, हमारा मिनिमम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ। तो यहां से कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और तुम बताना, यानी मिनिमम कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके ऐसा मत बोलना सर एक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग कैसे होगा, तो अब एक बॉन्ड और एक लोन पेयर का हम कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऐसे लीनियर है, इसको क्या डिस्टर्ब करेगा, वो ये कहीं से भी अगर डिस्टर्ब करेगा, अगर एंगल पे मुड़ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़, ये लीनियर है तो लीनियर ही रहेगा। मार्कर को तुम कैसे भी रख दो, तो ऐसे रखो या ऐसे रखो, ये मार्कर ही कहलाएगा। तो अगर 2 एटम के द्वारा एक एटम, एक बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे, मिनिमम कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर से। तो बताओ 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर का हाइब्रिडेशन क्या होता है, 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा ना। तो हाइब्रिडेशन वही होगा लोन पेयर का ये, तो हाइब्रिडेशन में कोई और नहीं है कि बस ज्योमेट्री अलग हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, तो यहां हम कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन में हम यहां पर पहला बॉन्ड पेयर लिख रहे हैं, तो तुम पहले देख लो इसके बाद नोट डाउन करना, और यहां पर हम लोन पेयर लिख रहे हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहां हम एग्जाम्पल लिखेंगे,
जैसे दो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? है? दो बॉन्ड और एक लोन पेयर, SO2 लेते हैं, H उसमें दो लोन पेयर आ जाएगा, H2S बोल सकते हो ना, H2S में भी दो लोन पेयर आ जाएगा। कौन सा? SO2 लेते हैं, SO2 पे समझ लेते हैं पहले। अब एग्जाम्पल लो, अब इसको समझो। यहां पर SO2 का बॉन्ड बनाओ। अरे मत बोलना सर 4 बॉन्ड है, इसमें 2 ही बॉन्ड बोला था, हमें सिग्मा से मतलब है। पाई विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो 2 सिग्मा हमने उसको बोला है। सर यहाँ 4 बॉन्ड है, आपने 2 बॉन्ड लिया है। हमें अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर का हाइब्रिडेशन स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 3 के लिए ही होगा ना, तो पाई को नहीं सोचना है। समझ में आ गया ना? सर 4 बॉन्ड आ गए यहाँ पे, यहाँ पर हम केवल सिग्मा के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर sp2 है, sp2 क्योंकि एक सिग्मा एक लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडेशन पहले लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पर दोनों का लोन पेयर एनसीईआरटी लाए हो क्या? देना तो एनसीईआरटी, उसमें एक फॉर्मूला लिखता है, फॉर्मूला निकालना, एक चार्ट दिया गया उसमें फॉर्मूला लिखता है AB2 E लिखा है ना, E1 लिखता है। हाँ, अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में सब डायग्राम बना के समझाया गया है। ये पूरा डायग्राम मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है। AB2E लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में चार्ट बनाया हुआ है, ये है हाइब्रिडेशन का, पढ़ा चुका हूँ, ये वाला और ये वाला समझा रहा हूँ अभी। पेज नंबर 115 पर एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना के समझाया गया है, तो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, AB2E दे देता है फॉर्मूला, तब इसमें A का मतलब हो गया सेंट्रल एटम और B का मतलब हो गया बॉन्ड पेयर, मतलब 2 बॉन्ड, और E मतलब लोन पेयर, एक लोन पेयर, यानी 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला यही लाइन लिख देता है क्वेश्चन में। तो ये सेंट्रल एटम है और ये 2 बॉन्ड है और एक ए है, इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 3, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, ये चेंज नहीं होगा। अब यहां हम बात करेंगे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर, और यहां लिखेंगे ज्योमेट्री। तुम अगर ये देख के बोलोगे कि sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है ना, तो यहां पर अगर हम बॉन्ड बनाए, अच्छा एक एग्जांपल भी लेते हैं, यहीं पर एग्जांपल लेते हैं, अलग से एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं। SO2 में 2 बॉन्ड मतलब 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ये ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब ये मान लो ऐसे है, ये इसका sp2 है, तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए था, ऐसे ट्रायंगल के जैसा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ, ऐसा तुम अगर इसको इसके टिप से टिप मिला दोगे तो ये ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसको रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, तो जैसे इनमें और इनमें रिपल्सन होता है, लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में, जब रिपल्सन होगा तो ये क्या होगा? अब मान लो मोटा आदमी है, आगे बैठ गया तो ये रिपल्सन होगा, तो थोड़ा सा ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे। इसके वजह से ये ज्योमेट्री, अब ये हम नहीं बोलेंगे कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। ट्रायंगुलर प्लेनर होने के लिए एंगल 120 120 120 होना चाहिए ना, अब तो ये ऐसे हो गया है। तो अब तुम्हें ये नजर नहीं आना चाहिए कि सर अभी तो ट्रायंगल ही है,
अब ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, हमें वो वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा है जो 120 120 120 वाला था। अब ये हम ऐसा बोलेंगे कि ये लोन पेयर की वजह से इसका ये इधर से रिपल्सन किया है, तो ये लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हुआ है, ये इसमें रिपल्सन हुआ है, रिपल्सन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो नया ज्योमेट्री बोला जाता है इसका, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब एंगल इसका कम हो जाएगा यहाँ रिपल्सन के वजह से। तो इसको केवल हम यहाँ जो ज्योमेट्री डिसाइड करता है वो हम केवल बॉन्ड को देख के ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, बॉन्ड को देख के हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे इस केस में, लोन पेयर को देख के नहीं। तो बॉन्ड के तरह अगर हम बॉन्ड को देख के ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे तो ये इसको हम बोलेंगे ये बेंट शेप होता है ऐसा, या भी शेप होता है, या एंगुलर बोला जाता है। तो इस ज्योमेट्री को हम बेंट शेप बोलते हैं, बेंट शेप, या हम बोलेंगे एंगुलर या भी शेप, विक्ट्री का जो साइन है। ठीक है, अब तुम्हें याद कैसे रखोगे? तो याद रखोगे अगर दो बॉन्ड और एक लोन पेयर का कॉम्बिनेशन आएगा तो तुम हमेशा क्या बोलोगे? बेंट शेप बोलोगे, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग से बात करेंगे, सब एक ही साथ करेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3, ये स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 3 में, स्टेरिक नंबर 3 में हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें कि दो बॉन्ड और एक लोन पेयर हो। अगर मान लो एक बॉन्ड और दो लोन पेयर रहेगा तो सोचो एक बॉन्ड अगर कैसे भी रहेगा तो उसमें हम कोई शेप निकालेंगे, वो तो लीनियर के जैसा दिखेगा ना, तो हम इसमें एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब हमारे को मान लो स्टेरिक नंबर 4 आ गया, स्टेरिक नंबर 4 आ गया। अब हम स्टेरिक नंबर 4 में हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, 4 में हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन तुम बनाओ 4 में, 4 में कॉम्बिनेशन बनाओ, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, हाँ एन ना, तो यहां हो जाएगा AB3 और यहां हो जाएगा E1। ठीक है, 4 के लिए तुम कॉम्बिनेशन बनाए कि 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया, अमोनिया जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है। अगर हम कायदे से बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन ये ज्योमेट्री लोन पेयर की वजह से, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसमें हम नया ज्योमेट्री बनाते हैं। वो ज्योमेट्री कुछ ऐसा होता है, ये अभी ध्यान रखना है, इसके बारे में हम अलग से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और यहां पर ये अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल बना, ये बना ट्रायंगल। ठीक है, अब एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और है, तो अगला जो हाइड्रोजन आएगा वो यहां होगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, अगला हाइड्रोजन यहां होगा। तो बताओ ट्रायंगल और एक हाइड्रोजन यहाँ, और सबके एक्सिस से मिला दोगे तो ये पिरामिड बन गया ना। ये बाई पिरामिड नहीं बोलेंगे, एक ही तरफ बना ना, दोनों तरफ बना नहीं कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बोलेंगे, एक ही तरफ पिरामिड बना, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। तो एक हाइड्रोजन जो यहाँ है मैं उसको यहाँ लिख रहा हूं, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर पिरामिड। तुम ऐसे याद रखोगे, कैसे?
3 बॉन्ड और एक लोन पेयर का जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को हम जो ज्योमेट्री बोलेंगे डायरेक्ट। तो ये भी तुम्हें अगर ज्योमेट्री निकालना है तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर निकालो। स्ट्रक्चर निकालने के बाद अगर 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर आया तो तुम डायरेक्ट बोलो वो कौन सा ज्योमेट्री फॉर्म करेगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। बॉन्ड एंगल के बारे में हम बाद में करेंगे। ठीक है, एक 4 में और भी हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 4 में एक और हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, बताओ 4 में कौन सा कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। व्हाट इज मतलब ऑफ स्टेरिक नंबर? सोए थे क्या अभी तक? हैं? अभी तक सोए थे क्या? हाँ, 4 बॉन्ड फिर 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 बॉन्ड और दोनों का सम 4 होना चाहिए। तो 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर का सम 4 होगा। हाइब्रिडेशन AB2E2, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 वही रहेगा। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, वाटर में स्टेरिक नंबर का सम कितना होगा? 4। 1 2 3 4, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। अब ध्यान से समझना, sp3 का टेट्राहाइड्रल होता है लेकिन ये ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल नहीं होगा। यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होता है। अच्छा, रिपल्सन किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है, ये चीजें हमें बॉन्ड एंगल को कंपेयर कराने के लिए ज्यादा यूज जाएगा कि ज्यादा रिपल्सन है या कम रिपल्सन है। अब 2 बॉन्ड है और लोन पेयर है, तो बताओ ये जो है ऐसे है बॉन्ड ऐसे, और जब लोन पेयर आया ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो 2 बॉन्ड के द्वारा जो स्ट्रक्चर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? बेंट शेप बोलेंगे या वी शेप। इसमें नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेंट शेप बनेगा। 2 बॉन्ड के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेंट शेप बोलते हैं। 4 में और कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब एक ही बचा कि 4 बॉन्ड और 0 लोन पेयर। 4 बॉन्ड और 0 लोन पेयर, अगर 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर होगा तो कौन बताएगा? हाइब्रिडेशन बता देगा। 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, तो वो फिर वो क्या होगा? लीनियर, उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला तो नहीं है। वो तो 2 एटम है, वो तो कहीं भी घुमाओ एक ही जैसा दिखेगा। वो थोड़े के तोड़ के ऐसे हो जाएगा, वो है ना। इसको लिखो, O3 भी एग्जाम्पल। अब तुम मेरे को बताओ बिना देखे अपने दिमाग से, O3 ओजोन का शेप क्या होगा? हाँ, बिना देखे, कहीं से देख के नहीं बताना है, सोच के बताना, अच्छे से दिमाग लगा के बताओ, मतलब समझ के बनाओगे तब जाके अच्छे से आएगा। बेंड शेप होगा ना। हाँ सही है, 2 बॉन्ड बनता है और एक कोऑर्डिनेट बनता है। तो 2 बॉन्ड में तो एक सिग्मा है एक पाई है। 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर का कॉम्बिनेशन क्या होगा? बेंड शेप होगा। इसमें 3 बॉन्ड मत काउंट कर लेना, पाई काउंट नहीं करना है। समझ में आया क्या? बेंट एंड ट्रायगोनल प्लेनर एक गधेड़ है क्या एकदम? दो स्ट्रक्चर भेज रहा है, बेंट एंड ट्रायगोनल प्लेनर। अरे सेंट्रल एटम के द्वारा बॉन्ड, उसमें दो स्ट्रक्चर कहां से निकल के आ जाएगा? है कौन सा साइनाइड? CN माइनस में 2 ही एटम है ना, 2 एटम हमेशा लीनियर रहेंगे। 2 एटम कभी दो दो लोग को कहीं भी कर दो ऐसे, तो 2 एंड बनाएंगे तो लीनियर ही रहेगा हमेशा।
तो मिनिमम 3 एटम से ज्योमेट्री डिसाइड होता है। ठीक है ना, आगे बढ़े, लिख लिए, सबने लिख लिया क्या? देखो जल्दी जल्दी सारे। सबने लिखा? तो ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं वही पूछा जाएगा, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो तुम। ठीक है, तो हमारा स्टेरिक नंबर 3 के लिए भी हो गया और स्टेरिक नंबर 4 के लिए भी हो गया। अब हम 5 के लिए आते हैं। तो तुम बताओ 5 के लिए पहला कॉम्बिनेशन मैं क्या लूं? 5 के लिए पहला कॉम्बिनेशन बताओ क्या लूं? 5 बॉन्ड और 0 लोन पेयर, यहीं से स्टार्ट करो, इसमें सोचना क्या है। 5 बॉन्ड और 0 लोन पेयर जो होगा वो हाइब्रिडेशन बता देगा। इसका मतलब दूसरा कॉम्बिनेशन 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? 5 बॉन्ड और 0 लोन पेयर। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा ना। इसमें सोचना क्या है, 5 के लिए कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो बताओ 5 के लिए, स्टेरिक नंबर 5 के लिए 5 बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो बताएगा कौन? हाइब्रिडेशन बता देगा। 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, फॉर्मूला हो जाएगा AB4E1। और हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो sp3d। कोई एक हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, SF4 सल्फर पे 4, क्या ये सब चीजें हम आयनिक में पढ़े थे क्या? नहीं, क्योंकि उसका बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता है, इसीलिए उसमें ज्योमेट्री नहीं निकाला जाता है। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए डायरेक्शनल, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, इसलिए हम ज्योमेट्री निकालते हैं। तभी तो बोल रहे हो कि यहाँ है यहाँ है। तो देखो SF4 में 4 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3 और 2 5 है ना। अब ध्यान देना इधर, सल्फर। अब यहां से समझने की कोशिश करना, 5 वाला और 6 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं होता है, होता है ना? क्यों नहीं होता है? और जहां इलेक्ट्रॉन है वहां रिपल्सन होगा। 5 वाले कॉम्बिनेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जो हाइब्रिडेशन में पढ़े हो? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है ना। 5 वाला 6 वाला में विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा ये। तो 5 वाला कॉम्बिनेशन और 6 वाला कॉम्बिनेशन पे विशेष ध्यान देना है। और इसमें ध्यान देने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम स्टेरिक नंबर 5 काउंट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में पहला ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आना चाहिए। ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब ध्यान से समझना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कुछ ऐसा होता है, ये ट्रायंगल हो गया और एक यहां होता है और एक यहां होता है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल यहां होता है। मान लो यहां हमने 3 फ्लोरीन को रख दिया, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और एक फ्लोरीन को यहां रख दिया, 4 हो गया, और एक लोन पेयर को हमने यहां रख दिया।
ठीक है, 3 को हमने वहां रखा, 4 को हमने यहां रख दिया। अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में इसका जो डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझाया है, तो ध्यान से इसको समझना। 5 वाले कॉम्बिनेशन को 5 वाले कॉम्बिनेशन को डायग्राम बना बना के समझाया है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसको अगर हम मिला दें तो ये बनता है ट्रायंगल के जैसा, और एक फ्लोरीन यहां और एक फ्लोरीन यहां। तो हमने यहां पर 2 स्ट्रक्चर बनाया 5 के लिए, ए और बी के लिए। ठीक है, तो बस हमने किया क्या, यहाँ लोन पेयर यहाँ है और यहाँ लोन पेयर यहाँ है। अगर यहाँ लोन पेयर रहता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। जो यहाँ वाला रहता है ऐसा, ये लोन पेयर इधर नहीं है, ये लोन पेयर इधर है ऐसे, ये जैसे निकला हुआ है, तो लोन पेयर इस एरिया में ऐसे है वो। ठीक है, ये ऐसे है लोन पेयर, ये मत सोचना कि नीचे है। तो हम इस पोजीशन पे अगर रहता है कोई भी, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। और जो यहां पर ऐसे रहता है, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, दोनों ही पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो 5 वाले कॉम्बिनेशन में 2 पोजीशन का हमने नाम लिया। अगर मैं बात करूं इसका, इसका और इसका, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इस 2 पोजीशन को, यहां है या पीछे है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल। अब ये पोजीशन हमने क्यों बताया, इक्वेटोरियल और एक्सियल, इससे पहले हमने क्यों नहीं बताया सब चीजें? तो यहां पर 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन में ये हमें हेल्प करता है समझने में कि लोन पेयर को किस पोजीशन पे रखा जाए, इक्वेटोरियल पर रखा जाए या एक्सियल पर रखा जाए। अगर इक्वेटोरियल पर रखा जाए तो उसका फायदा क्या है, या इक्वेटोरियल पर रखा जाए, एक्सियल पर रखा जाए तो उसका बेनिफिट या लॉस क्या है, हमें ये हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 2 पोजीशन को बताया। अब इसके बाद हम तुम्हें ये बताएंगे, अब तुम देख सकते हो ए और बी स्ट्रक्चर में, एक में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ मोर रिपल्सन कौन क्रिएट करने वाला है, लोन पे, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। तो ए पोजीशन में देख सकते हो कि जो लोन पेयर है वो किस पोजीशन पे ऑक्युपाई कर रहा है, एक्सियल पे, और बी पोजीशन में कहां ऑक्युपाई कर रहा है। तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा ना, या तो एक्सियल सही होगा तो इक्वेटोरियल सही होगा, दोनों पे हम रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं कौन इनमें से सही है कौन गलत है। ऐसा थोड़ा कर लेना, लोन पेयर को थोड़ा यहाँ लिखोगे ना, थोड़ा क्लियर विजुलाइज होगा। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ लोन पेयर हम लिख दिए तो पोजीशन चेंज हो गया, नहीं। ये भी कौन सा पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल ही है, यहाँ रखो या यहाँ रखो बात बराबर। ये तीनों इक्वेटोरियल एक सिमिलर है और ये दोनों एक्सियल सिमिलर है। तो चाहे तुम इस एक्सियल पर रखो चाहे इस एक्सियल पर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोजीशन 2 ही है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल है, तो तुम लोन पर यहां रखो यहां रखो यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां रखो और यहां रखो फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल हो गया वो।
यहां रखो यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। अब यहां इसलिए मैंने रखा, थोड़ा सा क्लियर विजुलाइज मिलेगा। ये सब नोट डाउन कर लिए। तो 5 आते आते 2 हमें ज्योमेट्री देखने को मिला। तो याद रखना, जो ऐसे निकला होगा ऐसे, वो क्या होगा, वो एक्सियल होगा, एक्सिस। जैसे मान लो जो टेम्पल होते हैं, टेम्पल का जो बेस होता है, और बेस से जब टेम्पल जाके मिलता है ऐसे, तो वो एक्सियल पोजीशन है उसका। और जो बेस पे ऐसे मतलब है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन है। समझ में आ गया ना। बर्थडे बॉय मान लो कैप लगाया, तो कैप जो ऊपर से ऐसे टंग गया, तो वो एक्सियल हो गया। जो कैप यहाँ लगाया, वो सारा पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल है। समझ में आ गया ना। तो अब हमने 2 पोजीशन के बारे में बात किया। तो पोजीशन के बारे में बात करने का मतलब ये हुआ कि कहीं ए या बी में से कोई एक ही सही है। तो अब यहां से हम एक नोट डाल के लिखेंगे कि लोन पेयर occupied at इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर इक्वेटोरियल पर आना पसंद करता है, एक्सियल पे नहीं। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों सर। तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन its repulsion is minimum। पहले इसको लिख लो, फिर समझाता हूं मैं ये क्या है। ऑलवेज, हाँ बिल्कुल ऑलवेज, ये ऑलवेज है सबके लिए। तो पहले मुझे सीधा सीधा बात बताओ कि इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पर बताओ कि लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा, क्यों वहां रहना पसंद करेगा, रिपल्सन कम होता है। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा लॉजिकल मैं समझा देता हूं कि रिपल्सन कैसे कम हुआ है। समझाए ना, लॉजिकल बता दे रहा हूं कि कैसे कम हुआ। इसे तो हमने थ्योरेटिकल लिखवा दिया कि इक्वेटोरियल पर रहना चाहता है क्योंकि रिपल्सन कम होता है, तो हमने वर्बली बता दिया। अब देखो रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में हो रहा है ना। लोन पेयर और ये हटा दो पोजीशन, लोन पेयर और किसके बीच में हो रहा है, बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में यहां पर इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। ये ऐसे है लोन पेयर, है ना। तो इस लोन पेयर में और इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल कितना बना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कितने 90 डिग्री की कितने एंगल है, 6 है। 3 दिख रहा है कि 6 दिख रहा है। अरे यहाँ पर एक इससे बनाएगा, ये मार्कर है, ये लोन पेयर है, तो 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा। ये 90 बनाएगा क्या, ये तो ऐसे पीछे से है ना 180। ये समझ में आया 3 कैसे बना। ऐसा VBT में बता, उसमें हाइब्रिडेशन में बता चुका हूं, 3 ही बनेगा ना। इसमें मत जोड़ना कि सर इसमें भी तो एक और है, ये पीछे है ऐसे। ये लोन पेयर ऐसे है तो ये लोन ऐसे, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कभी 180 का एंगल बनेगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बना, उसकी संख्या कितना है, 3। बाकी के बीच में हम नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि मेन फैक्टर जो रिपल्सन वाला है वो लोन पेयर है।
बाकी भी तो ये रिपल्सन करेंगे, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते रहे, हटने उसको छोड़ दो। अब मुझे बताओ कि इस लोन पेयर के बीच में और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120। यहां पर कितने डिग्री का एंगल है? इसके और इसके बीच में कितना है? इसके और इसके बीच में कितना है? तो यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री के कितने एंगल है? कितने एंगल है? दिख रहा है ना? 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाकी ये इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120 है ना? अब मान लो कि जिससे तुम्हारा दुश्मनी है तो तुम उसको 90 पर रखना चाहोगे कि 120 पर रखना चाहोगे? 120 पर रखना चाहेंगे ना, क्योंकि 120 पे रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो ये इसका दुश्मन है ना, रिपल्सन कर रहा है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो यहाँ पर 90 वाला 3 एंगल, दुश्मन यहाँ 3 एंगल बना दिया 90, और यहाँ 2 ही एंगल बना रहा है, यानी बाकी एंगल 190 से ज्यादा हो रहे हैं, 120 वाला बना रहे हैं। तो इसीलिए जहां 90 डिग्री का कम एंगल बन रहा है उस पर वो रहना चाहता है, वहां रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम। ये बोल सकते हो कि ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर 120 डिग्री पे रिपल्सन मिनिमम देंगे, जबकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल लेके आ रहा है, इसीलिए वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑलवेज लोन पेयर ऑक्युपाइड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, नॉट एट एक्सियल पोजीशन। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। ये जो एंगल वाला बातें समझाया ये लॉजिकल है और ये समझ में आना चाहिए क्लियरली। अब हम यहाँ बॉन्ड पेयर को ही क्यों, लोन पेयर को ही क्यों चुने? तो उसका लॉजिक ये है कि इसमें मेन जो खलनायक है वो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेन जो क्या बोलते हैं उसको, आका, मेन आका को पकड़े हम। मेन इसमें आका कौन है? स्लीपर सेल को नहीं पकड़ना है। लोन पेयर के वजह से जो क्रिएट हो रहा है उसको हम, ये बातें समझ में आई? या नॉर्मली ये समझ सकते हो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में 120 डिग्री है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में 90 डिग्री है, ठीक है? तो 120 वाला ज्यादा स्टेबल फील करेगा। इसमें रिपल्सन क्या होगा? रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम। इसीलिए ये स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगा? अरे जितना कम रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इसमें रिपल्सन क्या होगा? मोर रिपल्सन। लिख लेना सारा चीजें, मोर रिपल्सन तो लेस स्टेबल। इसीलिए हम लोन पेयर को एक्सियल पे रहना पसंद नहीं करेंगे, तो ए स्ट्रक्चर बनाना गलत है, हम नहीं बनाएंगे। जब भी बनाएंगे तो हम बी स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी अब माइंड में सेट हो गया। इसीलिए मैं बोला था 5 नंबर वाला 6 नंबर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें क्लियर हो गई? अब इतना बात होने के बाद हम बात करेंगे कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री के लिए पार्क में जाओ। पार्क में यहाँ पर एक लगाया हुआ है सीसॉ, ये बैठने वाला है। थोड़ा सा इसको ऐसे उलट दो, उलट के तब सोचना है कि ये जो सीसॉ का मिडिल पॉइंट है वो ये है, जहां पर ये अर्थ के नीचे बेस बनाया गया है, और ये बैठने वाला है, और ये बैठ के झूल रहा है ऐसे, कभी यहाँ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के सब सोचो, ठीक है? तो ये बेस हो गया, यानी ये सल्फर का ये जो है वो जमीन के अंदर है, और ये बैठने वाला है, ये बैठ के कभी ऊपर गया कभी नीचे आया।
तो इसको बोलते हैं सीसॉ शेप। क्या बोलते हैं इसको? सीसॉ शेप। इसको ऐसे थोड़ा घुमा के सोचना है, समझ में आया ना? जैसे वहां घुमा दिया है मैंने, वैसे सोचना। अब वैसे घुमा दोगे तो चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगी सर यहाँ तो इक्वेटोरियल बोले एक्सियल ले लिए, एक्सियल नहीं हो, इक्वेटोरियल ही है। अब मान लो ये ऐसे अगर एक्सियल पे है, ऐसे अगर मैं इसको घुमा दूं तो इक्वेटोरियल बन जाएगा? नहीं ना, एक्सियल ही रहेगा ना। ट्रायंगल को ऐसे कैसे भी घुमाओ एक्सियल ही रहेगा, एक्सियल एक्सियल ही रहेगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही रहेगा। समझ में आ गया ना? तो इसमें जो नया ज्योमेट्री बन के आया वो कौन सा ज्योमेट्री आया? सीसॉ। तो 4-5 कॉम्बिनेशन में 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर में जो ज्योमेट्री आया वो आया सीसॉ। याद रखोगे? तो कॉम्बिनेशन के साथ याद रखना है। और लोन पेयर कहाँ रहेगा? इक्वेटोरियल पे। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना के तुम्हें बताया गया है। हटा दो इसको, समझ में आ गया? अब बताओ 5 स्टेरिक नंबर के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? क्या? 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो एग्जाम्पल बताओ ऐसा, क्योंकि बहुत सारा तुम स्ट्रक्चर पढ़ लिए हो कि 3 बॉन्ड हो सेंट्रल एटम का और एक लोन पेयर हो, सॉरी 2 लोन पेयर हो। बॉन्ड 3 हो और लोन पेयर 2 हो, 5 हो, यानी AB3E2 क्या है? ClF3। 3 बॉन्ड होगा 2 लोन पेयर होगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d, यही होगा। ClF3 क्लोरीन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन होगा और 2 लोन पेयर होगा। ठीक है। अब तुम पहले, ये कौन है? आसाराम अरमान NH3 भेजा एग्जाम्पल। NH3 में 3 बॉन्ड एक ही लोन पेयर है ना। चलो अब यहां पर 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए? क्या बनाओगे 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर का? कौन सा ज्योमेट्री बनाओगे? ट्रायगोनल बाई पिरामिड। बनाते समय लोन पेयर कहाँ रखोगे? रख के देखो सारे, और एक्सियल पे बॉन्ड बनाओ। सारे लोन पेयर रख के और बॉन्ड बना के देखो। तीन लोन पेयर और 2 बॉन्ड पॉसिबल है। तो इसमें 3 बॉन्ड 3 लोन पेयर 6 2 8 पॉसिबल है ना? हो गया? हो गया? बन गया? बना लिए तुम लोग? 5 का कॉम्बिनेशन बना लिए? 5 का कॉम्बिनेशन क्या बनाना है? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। कितना लोन पेयर है? 2। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड। हम क्या बनाएंगे? ये ट्रायंगल बना दिए और हमने लोन पेयर को कहाँ रखा? अब 2 फ्लोरीन और है, तो इसको एक्सियल पे, इसको एक्सियल पे, ये ज्योमेट्री बना।
ठीक है। अब यहाँ जो ज्योमेट्री हम देखेंगे, एक सबको बनाए थे ना ऐसे, कोई भी एक्सेल पे नहीं रखेगा, समझ में आ गया ना। सबको कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पे, रिपल्सन कम होता है। अब ध्यान से देखोगे तो इसको काउंट नहीं करना है, ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला ऐसे है ना, ये फ्लोरीन ऐसे निकला हुआ है और ये फ्लोरीन ऐसे नीचे निकला हुआ है ऐसे, और बीच में ऐसे ट्रायंगल है ना, दिख रहा है सबको ना। ये फ्लोरीन ऐसे निकला हुआ है और ये फ्लोरीन पीछे ऐसे निकला हुआ है, दिख रहा है ना। और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यानी ऐसे है ना, इसको टी शेप बोलते हैं। टी जैसा दिख रहा है ना, लोन पेयर विल नॉट कंसीडर, तो इसको हम बोलते हैं टी शेप, इसको बोलेंगे हम टी शेप। बात क्लियर, सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोलो, 5 के लिए 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर होगा ना, A B2E3, एक हाइब्रिडेशन वही हो जाएगा। एग्जाम्पल XgF2, जल्दी से बताओ XgF2 में स्ट्रक्चर निकाल के, लोन पेयर निकाल के कहाँ रखोगे कहाँ नहीं रखोगे, सब बताओ मेरे को, सब ड्रॉ करके देखो XgF2 में क्या है। बना लिए सबने, कौन सा ज्योमेट्री दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? जेनॉन के 3 बॉन्ड, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, तीनों कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। और 2 क्या है, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन कहाँ और एक फ्लोरीन कहाँ, तो लोन पेयर को नहीं देखना है। ये तीनों कैसा दिख रहा है, लीनियर, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर ज्योमेट्री। ये एक परपेंडिकुलर, एक लाइन में दिखेंगे। ये देखो क्या बोल रहा है नवजोत सिंह, क्या नवजोत सिंह, लोन पेयर विल नॉट कंसीडर, ओनली बॉन्ड पेयर विल कंसीडर। ज्योमेट्री लेते समय लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। जब लोन पेयर को कंसीडर ही करना था तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल वहां भी आ जाता है, किसमें, अगर लोन पेयर को उसमें हाइब्रिडेशन में, फिर हम स्ट्रक्चर नया क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड इट विल फॉर्म लीनियर। और ऐसे ही जब बना लोगे तभी तुम्हें मेन कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है तब जाके अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। पोलर और नॉन पोलर का डिसीजन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री बनाने के बाद ही पोलर और नॉन पोलर का मेन डिसीजन लिया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बोले, अब 5 के लिए और कॉम्बिनेशन बनाओ, 1 बॉन्ड और 4 लोन पेयर, ये पॉसिबल ही नहीं है। 4 लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 1 बॉन्ड मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। किसी के आउटर सेल में 9 इलेक्ट्रॉन होता है क्या 9 इलेक्ट्रॉन? नहीं ना, तो वो पॉसिबल नहीं है।
5 में 3 ही पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, एक 5 बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो वो तो हाइब्रिडेशन में चला गया, इसमें 3 पॉसिबल है। अब आते हैं 6 के लिए। 6 में पहला कॉम्बिनेशन 6 बॉन्ड और 0 लोन पेयर, जो कि कौन बताएगा? हाइब्रिडेशन। तो 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हें जरूरत पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है? तो वो तो बताया नहीं तुम्हें, तो यहीं पर बताऊंगा पहले। तो कॉम्बिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो VBT हाइब्रिडेशन में जो 6 वाला नहीं बताया था ना, ज्योमेट्री कैसा होता है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहले वो कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे हम, उसी में होगा 6 बॉन्ड और 0 लोन पेयर वाला। तो पहला कॉम्बिनेशन जो तुम्हें मैं बोला था वहीं पर अगर नहीं भी आया तो यहाँ हो जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 6। ये भेस्पर उसके वाला हाइब्रिडेशन वाला है, फॉर्मूला हो जाएगा AB6 E0, लिखते नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं समझने के लिए। हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। स्ट्रक्चर जो हो जाएगा इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये याद करवा चुका हूं। अब एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूं कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल है इसका SF6। सल्फर के आउटर सेल में, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान से समझो, पहले आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे वहां ट्रायंगल बनाते थे ना 5 में ट्रायंगल बनाते थे ना, 5 में ट्रायंगल, यहां स्क्वायर बनाएंगे। यहां क्या बनाएंगे? स्क्वायर, ठीक है? अब यहां पर एक लोन, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा और एक इसके पीछे जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बुक पे समझा दे रहा हूं, देखो, जैसे मान लो ये बीच में सेंटर में ये सल्फर है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, क्या बन गया? ये 5वां बॉन्ड यहां ऐसे दिख रहा है, 5वां बॉन्ड, 5वां बॉन्ड ऐसे स्क्वायर के जस्ट परपेंडिकुलर, स्क्वायर के दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? इधर नहीं दिख रहा है, दिमाग में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिमाग में इमेज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? 4 बॉन्ड ऐसे और 5वां ऐसे और 6ठा बॉन्ड ऐसे। तो एक ऊपर से ऐसे होगा और एक नीचे से ऐसे होगा। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 5वां बॉन्ड ऐसे होगा और 6ठा बॉन्ड ऐसे। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। फिर ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों दे दिया गया? इसको बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है? जिस वहां ट्रायंगल बाई पिरामिडल बोलते थे, इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते। अब ध्यान से सुनो कि इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों पड़ गया। ये हम बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं बोल रहे, वही है। ऑक्टाहेड्रल बोलो या स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलो, बात एक ही है। देखो कैसे, ध्यान से समझना, एक बार ही समझाएंगे। ये स्क्वायर बना लिए, बन गया, और एक बॉन्ड जो है ये ध्यान में रखना, ये स्क्वायर है, ठीक है? 4 कॉर्नर इसके ध्यान में रखना, 4 कॉर्नर दिख रहा है ना सबको? एक बॉन्ड यहां है। अब इसके, तुम आओ इधर, मैजिक नहीं है, मैजिक नहीं दिखा रहा हूं, ये पकड़ेगा मैं दिखाऊंगा, तुम ऐसे बस पकड़े रहो। ये सबको दिख रहा है ना, स्क्वायर है। अब देखो, ये बॉन्ड जो है यहां पर जो है, यहां जो है, इसके
ऊपर वाला पॉइंट से, इसके ऊपर वाला पॉइंट से इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मैच करवाओ। एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, सबको दिख रहा है ट्रायंगल जैसा। यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इस पॉइंट जैसे इस दो कॉर्नर को इसमें देखो, इसको नीचे कर दे रहे हो, इस दोनों कॉर्नर को मिला दो, मिला दिए, इस कॉर्नर को इससे मिला दो और इस कॉर्नर को इससे मिला दो, क्या दिख रहा है? टेम्पल जब जाके ऊपर ऐसे मिलता है, दिख रहा है ना टेम्पल का जो ये टिप पॉइंट है, टेम्पल का ये बेस है और जाके ये मिल गया ऐसे। एक तुम्हें यहाँ फेस दिख रहा है? सबको दिख रहा है फेस? तुम्हें भी दिख रहा है ना? अब यहां देखो, टेम्पल का ये कॉर्नर मैच करवाओ, तो ऑलरेडी मैच है। उससे इसको मैच करवाओ, इससे इसको मैच करवाओ। ट्रायंगल दिखा? दूसरा फेस दिखा? दिख रहा सबको दूसरा फेस? अब ये वाला ये दोनों कॉर्नर लो, ये कॉर्नर को ऐसे जोड़ दो, तीसरा फेस दिखा? और इस दो कॉर्नर को इससे जोड़ दो, चौथा फेस दिखा? कितना फेस दिखा? और 4 फेस इसके साथ दिखेगा। हो गया। तो यहां पर भी देख सकते हो, देखो कैसे, ये 4 कॉर्नर है, यहां पर है, इसको मिलाओगे तो एक फेस दिखेगा तुम्हें, जैसे टेम्पल होता है ना। अब इसको मिलाओगे तो यहां और एक यहां फेस दिख रहा है, इसको मिलाओगे तो यहां और यहां एक फेस दिख रहा है, और एक फेस ये खुद ही है। कितना फेस दिखा? 4। और नीचे से कितना फेस दिखेगा? तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। पिरामिडल की तरह नहीं है, पिरामिडल ही है। 8 फेस हो गया ना, और ये 8 फेस इक्वल होते हैं, इसीलिए हम ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस, 8 फेस की वजह से इसका हम नाम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अदरवाइज स्क्वायर बाय पिरामिडल भी हम बोलते हैं, लेकिन इट हैज 8 इक्वल फेस। 8 लिख लेना वहां पे, 8 इक्वल फेस, दैट्स व्हाई इट नेम इज ऑक्टाहेड्रल। 8 फेस दिख गया? चलो अब बताते हैं। हाँ, बन गया, वो दिख गया ना? क्लियर? अब बताओ, इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री या 75 डिग्री? कितना डिग्री? इसके और इसके बीच में 60 डिग्री दिख रहा है ना? कितने डिग्री है तुम लोग बताओ? 60 डिग्री है या 75 डिग्री है या 120 डिग्री है, 90 डिग्री है? 60 डिग्री है ना? दिख नहीं रहा यहाँ पे ये और ये 60 डिग्री? हम गधे हो तुम लोग। ये ए है और ये है। अरे अभी तुम लोग बोला कि ये ऐसे है, ये इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? इसके बीच में इसके डिग्री कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फिर 60 कहां से दिख रहा है तुम लोगों को? मैं तो कुछ भी बोलता हूं। तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? पहले स्क्वायर में बनाओ। ये 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है? ये कितना डिग्री का दिख रहा है? 120। ये पूरा कितना डिग्री का होगा? तो ये x, ये x, ये x, ये x, तो x का वैल्यू क्या होगा? 4x इक्वल टू 360, x इक्वल टू, तुम लोग को 120 कैसे दिख रहा है? मैं कहा बोला 120? 90 और ये 90 और ये 90, ये वो वाला 90 नहीं है, ये 90 डिग्री है। कितने 90 डिग्री का एंगल बना? समझ में आ गया ना? ये जब यहां है तो ये इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगा?
ये इसके साथ टोटल काउंट करके बताओ, टोटल कितने 90? टोटल अच्छे से काउंट करके बताओ। टोटल कितने 90? टोटल 12 90। ये 4 हो गया, 4 ये 1 2 3 4, 4 एक पीछे भी तो है, 4 पीछे भी तो है। अगर मान लो ये जब ये 4 बनाया, ये इसके साथ 1 2 3 4, तो 4 इसके साथ भी तो 1 2 3 4, तो 4 ये और 4 ऊपर वाला 8 और 4 नीचे वाला, नीचे वाला समझ में आ गया ना? ये टोटल 12 होंगे 90 डिग्री के। इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? इसमें हम 90 डिग्री बोलते हैं। तो 90 डिग्री के कितने एंगल? 12। और यही है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया? तो बताओ ये पोजीशन क्या बोलेंगे और ये क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो क्या इक्वेटोरियल और एक्सियल में डिफरेंस है कि नहीं है? यहां पर नहीं है। क्यों? 90 डिग्री सब एंगल बना रहा है और फेस आर इक्वल। ट्रायंगल ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल के जैसा नहीं कि 180 120 बना रहा है और 90 बना रहा है। तो इन ऑक्टाहेड्रल नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल, क्योंकि सारा एंगल 90 है। तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल आर इक्वल। तो क्या समझ में आया? ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया तुम लोग को? सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री कितने एंगल होंगे? 12। यही छूट रहा था ना वहां पे, तो बता दिया ना यहाँ पे। ये भेस पर ये हम हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसमें 0 लोन पेयर। अब पहला कॉम्बिनेशन भेस पर में आते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन लिखो 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। ऐसा बना लिए, ड्रॉ कर लिए। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे, मतलब भेस्पर में 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो जाएगा 6, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB5E1, और हाइब्रिडेशन वही होगा, ज्योमेट्री चेंज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 5 बॉन्ड है ना, BrF5 ले लो। BrF5 ब्रोमीन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ये पहले कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर 6 है। 6 के लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, मतलब ऑक्टाहेड्रल। बना दो ऐसा ही। तो Br 1 2 3 4 स्क्वायर बना दो, और बाई पिरामिडल 5वां बॉन्ड और बाई पिरामिड। अब यहाँ कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं है। समझ में आया क्यों ना? अभी मैं बता दे रहा हूं क्यों नहीं है। अब इस ज्योमेट्री को देखोगे तो ये 4 बॉन्ड स्क्वायर है, और एक यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है पिरामिड की जैसा। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्क्वायर और ये एक ही तरफ निकला हुआ है, क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझो थोड़ा सा कि लोन पेयर को सर यहां पे रखोगे तो क्या होगा। देखो क्या होगा, 1 2 3 4। देखो ध्यान से, ये यहाँ है। सर लोन पेयर को रखोगे तो ये तो दूसरा स्ट्रक्चर बन गया ना, ये तो स्क्वायर पिरामिडल नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पर, अब मुझे बताओ, ऐसा सोचो, लोन पेयर इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? इसके साथ कितना बना रहा है? इसके साथ कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। तो लोन पेयर इसके साथ कितना बनाएगा?
सब 90 जब है ही तो कोई अलग एंगल मिला क्या? ऐसा मिला क्या कि एक 120 डिग्री पे एक 90 डिग्री पे, ऐसा मिला क्या यहाँ पर? इसीलिए इक्वल। अब ध्यान से समझो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कैसे सेम है। तो कैसे, जब ऑक्टाहेड्रल 8 फेस जब बराबर है, ये दो कैसे बराबर हो जाए, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये कैसे एक ही जैसा दिखने लगेगा। अब तुम यहां पर थोड़ा सा इसको मिला दो, जो बॉन्ड बनाया है ना, अब तुम्हारे लिए स्क्वायर हो गया, और इसको थोड़ा सा घुमा दो, घुमा के देखोगे तो इसका जैसा दिखेगा। दिख रहा है इसके जैसा? ये स्क्वायर बन गया, ये ऊपर है और ये नीचे है। 8 इक्वल फेस होता है ना, इसीलिए कहीं भी रखो, इक्वेटोरियल पर रखो या एक्सियल पर रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल 5 वाला में काउंट हो, इसीलिए एनसीईआरटी में 4 वाला का नहीं बनाया है। तुम सोचोगे सर 5 तक बनाया, छठा क्यों नहीं बनाया? तो छठा इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि 6 के लिए इक्वेटोरियल पर रखो या एक्सियल पर रखो, बात बराबर है, क्योंकि हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आ गया? चलो आए, कौन सा? नहीं, एंगल के बारे में हम बात अलग से करेंगे। एंगल आएगा तो एंगल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ज्योमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एंगल थोड़ा सा 90 से कम होता है, 89 के आसपास होता है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, BRF 5 वाला। तो एंगल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सब एक ही बार बात करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहले ज्योमेट्री, उसके बाद सब लिख लिए थे ना। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, AB4E2, हाइब्रिडेशन सेम होगा। 4 बॉन्ड और एग्जाम्पल, एक GF4, 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। बताओ कहां रखोगे? तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 बॉन्ड, लोन पेयर को कहां रख दो? अब इसमें तो कोई भी रखो तो यहाँ तो रखने में थोड़ा क्या होता है, दिखता है। अब ये इसको कंसीडर नहीं करना है। कौन सा ज्योमेट्री दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, एक और स्क्वायर प्लेनर होता है DSP2 का, वो अलग से हम बात करेंगे। इसका भी DSP2 का स्क्वायर प्लेनर होता है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसका हाइब्रिडेशन का इसका कैसे हो गया। DSP2 का भी स्क्वायर प्लेनर होता है, वो अलग से हम बात करेंगे। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन? 3 बॉन्ड और 3 लोन पे, 3 बॉन्ड और 3 लोन पेयर। अगर एक कंपाउंड के 3 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड बनाया, तो बताओ उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन माना जाएगा? 2 4 6 7 8 9, कभी 9 हो सकता है आउटर सेल में। तो अगला कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल होगा। 3 बॉन्ड और 3 लोन पेयर का भी हो सकता है, लोग पागल बोलेंगे। चलो, तो अभी तक 6 तक हो गया। अभी तक देख के बताओ कि ज्योमेट्री किसका क्या क्या, कोई डाउट है तो बोलो। 7 के लिए अलग कल से पढ़ाएंगे। 7 के लिए ज्यादा वो नहीं, एक ही बार हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम एक 7 वाला ज्यादा, 5 और 6 वाला इंपॉर्टेंट है। ये ले लो, एनसीईआरटी किसका है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल वाले थे ना, हाँ तो कल समझाएंगे। अभी तक जो पढ़ाया, NH4+ का, NH4 नहीं होता है रजत, NH4+ होता है। NH4 टेट्राहाइड्रल होता है। कल उसका डायग्राम थोड़ा सा इमेजिन करवा देंगे, टेट्राहाइड्रल कैसा होता है, 3D में होता है। इन विच साइंटिस्ट डिस्कवर दिस थ्योरी? पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं।
बुक लिखना है क्या? NH4 गधे बताया नहीं, NH4 टेट्राइडल होगा। NH4 नहीं होता, NH4 प्लस होता है। NH4 पे 4 बॉन्ड, 0 लोन पेयर। कोई डाउट नहीं है ना? तो इसको रिवाइज करो सारे, और एक बार में नहीं आएगा, इसको बार बार रिपीट करो, घर पे बैठ के थोड़ा सा समझो, ठीक है, कि बॉन्ड इधर है, एक्सियल इधर है, इक्वेटोरियल इधर है, थोड़ा उसको समझो, जानो, याद करो। और साथ में आयनिक वाला का जो पेपर में आ रहा है उसको रिवाइज करो, कल संडे भी है, ठीक है, रिवाइज करो उसमें, और उसको आयनिक वाला अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चंस बना के VK सवाल से बना के अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन है हम बना ले जाएंगे। ये नहीं कि एग्जाम में 100 क्वेश्चन हमने देखा है उसी में आएगा तो उसी में से बनाएंगे, ऐसे अपने आप को तैयार नहीं करना है। अपने आप को तैयार करना है कि क्वेश्चंस कहीं से भी आए हम बना ले जाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।